नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल राजपूत और आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक द रिच डैड पुअर डैड और जिसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। अब हम अध्याय 7 पर आते हैं। सबक 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। 1995 में मैंने सिंगापुर के एक अखबार में इंटरव्यू दिया। युवा महिला रिपोर्टर समय पर आ गई और इंटरव्यू तत्काल शुरू हो गया। हम एक आलीशान होटल की लॉबी में कॉफ़ी की चुस्कियाँ लगा रहे थे और मेरी सिंगापुर यात्रा के उद्देश्य पर चर्चा कर रहे थे। मैं प्लेटफार्म पर जिग जिगलर के साथ बैठने वाला था। वे प्रेरणा पर चर्चा करने वाले थे और मैं अमीरों के रहस्य पर बोलने वाला था। एक दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ, उस महिला ने कहा। मैंने उसके कई लेख पढ़े थे और मैं उनसे प्रभावित हुआ था। उसकी लेखन शैली दमदार और स्पष्ट थी। उसके लेखों में पाठकों की रुचि जगाने की क्षमता थी। आपकी शैली बहुत बढ़िया है, मैंने जवाब में कहा। कौन सी चीज़ आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने से रोक रही है? मेरा काम कहीं का कहीं जाता है, उसने शांतिपूर्वक कहा। हर आदमी कहता है कि मेरे उपन्यास बढ़िया हैं, परंतु कुछ नहीं होता। इसलिए मैं अखबार के लिए काम कर रही हूँ और कम से कम इससे मेरा खर्चा तो चल जाता है। क्या आप इस बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने उत्साह से कहा। सिंगापुर में मेरा दोस्त है, वह एक स्कूल चलाता है जहाँ लोगों को बिक्री संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। वह सिंगापुर में कई चोटी के कॉरपोरेशन के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूँ कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका कैरियर बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगा। उसका शरीर सख्त हो गया। आप यह कहना चाहते हैं कि बिक्री सीखने के लिए मुझे स्कूल जाना पड़ेगा? मैंने सहमति में सिर हिलाया। आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? एक बार फिर मैंने सहमति में सिर हिलाया। इसमें गलती क्या है? मैं अब अपने शब्द वापस लेना चाहता था। उसे मेरी किसी बात से बुरा लग गया था और मैं अब सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर मैंने उससे कुछ भी सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में अब मैं खुद के सुझाव की रक्षा करता नजर आ रहा था। मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में मास्टर्स डिग्री है। मैं सेल्समैन बनना सीखने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक प्रोफेशनल हूं। मैं एक प्रोफेशन में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समैन न बनना पड़े। मैं सेल्समैनों से नफरत करती हूँ। उन्हें केवल पैसा इस चाहिए होता है। तो आप मुझे बताएं कि मैं सेल्स का अध्ययन क्यों करूँ? अब वह अपने ब्रीफ केस ताकत से बंद कर रही थी। इंटरव्यू खत्म हो गया था। काफ़ी टेबल पर मेरी एक बेस्ट सेलिंग पुस्तक रखी हुई थी। मैंने उसे उठाया और उस महिला द्वारा लिखे गए नोट्स को भी अपने दूसरे हाथ में रखा। क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उसके नोट्स की तरफ इशारा किया। उसने अपने नोट्स पर नज़र डाली। क्या? उसने उलझन में कहा। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जानबूझकर इशारा किया। उसके पैड पर उसने लिखा था, रॉबर्ट टी कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग लेखक। यहाँ पर बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा हुआ है, ना कि बेस्ट राइटिंग लेखक। उसकी आंखें तत्काल फैल गई। मैं बहुत बुरा लेखक हूँ। आप बहुत बढ़िया लेखिका हैं। मैं सेल्स स्कूल गया हूँ। आपके पास मास्टर्स डिग्री है। दोनों को इकट्ठा कर लें और आप एक बेस्ट सेलिंग लेखिका और बेस्ट राइटिंग लेखिका बन सकती हैं। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं कभी इतनी नीचे नहीं गिरूंगी कि बिक्री सीखने के लिए प्रशिक्षण लूँ। आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल लेखिका हूँ और आप एक सेल्समैन हैं। यह सही नहीं है। उसने अपने बाकी के नोट भी समेट लिए और वह सिंगापुर की उस नम सुबह में तेज़ी से बाहर चली गई। कम से कम उसने अगले दिन मुझे एक अच्छा कवरेज दिया। दुनिया स्मार्ट, गुणी, शिक्षित और प्रतिभा संपन्न लोगों से भरी हुई है। हम उनसे हर दिन मिलते हैं। वे हमारे चारों तरफ हैं। कुछ दिनों पहले मेरी कार में कुछ गड़बड़ आ गई थी। मैं गैरेज में गया और युवा मैकेनिक ने उसे कुछ मिनटों में ठीक कर दिया। इंजन की आवाज़ सुनकर ही उसे समझ में आ गया था गड़बड़ कहाँ थी। मैं हैरान था। दुखद सच तो यह है कि प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं होती। मुझे लगातार यह देख देख कर झटका लगता है कि प्रतिभा संपन्न लोग कितना कम कमा रह पाते हैं। मैंने अभी हाल ही में सुना है कि 5% से भी कम अमेरिकी एक साल में $1 लाख से ज़्यादा कमा पाते हैं। मैं प्रतिभाशाली और उच्च शिक्षित लोगों से मिला हूँ जो एक साल में $20,000 से भी कम कमा पाते हैं। मेडिकल व्यवसाय में विशेषज्ञता रखने वाला
एक व्यावसायिक सलाहकार मुझे बता रहा था कि कितने डॉक्टर, दंत चिकित्सक और दूसरे लोग पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं, और मेरी सोच यह थी कि एक बार डॉक्टर बनने के बाद तो पैसा उनके घर बरसने लगता होगा। इस व्यावसायिक सलाहकार ने मुझे एक बढ़िया वाक्य दिया, वे भारी दौलत से सिर्फ एक दक्षता दूर हैं। इस वाक्य का यह मतलब है कि ज़्यादातर लोगों को केवल एक और दक्षता सीखने की ज़रूरत होती है और उसके बाद उनकी आमदनी अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं यह पहले ही बता चुका हूँ कि फाइनेंशियल बुद्धि, अकाउंटिंग, निवेश, मार्केटिंग और कानून का समन्वय है। इन 4 तकनीकी दक्षताओं को मिला दें और पैसे से पैसा बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों में केवल ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की दक्षता होती है। दक्षताओं के समन्वय का एक अच्छा उदाहरण अखबार की उस रिपोर्टर का है। अगर वह सेल्स और मार्केटिंग के क्षेत्र में दक्षता हासिल कर ले तो उसकी आमदनी हवा से बातें कर सकती है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एडवर्टाइज, कॉपीराइटिंग और सेल्स के कोर्स में शामिल हो जाता। फिर अखबार में काम करने के बजाय मैंने किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी खोजी होती। चाहे इस काम में कम वेतन भी मिलता, परंतु इससे वह यह सीख जाती कि सफल एडवर्टाइजिंग में प्रयुक्त होने वाले शॉर्टकट का प्रयोग किस तरह होता है। उसे अपना कुछ समय जनसंपर्क में भी देना होता, जो एक महत्वपूर्ण दक्षता है। वह यह भी सीखती कि मुफ्त प्रचार में किस तरह लाखों कमाए जाते हैं। फिर रातों में, सप्ताहांतों में वह अपना महान उपन्यास पूरा कर सकती थी। जब वह पूरा हो जाता तो वह अपनी पुस्तक को बेचने के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति में होती। फिर कुछ ही समय में वह एक बेस्ट सेलिंग लेखिका हो सकती थी। जब मैंने अपनी पहली पुस्तक इफ़ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल छपवाई तो एक प्रकाशक ने यह सुझाव दिया कि मैं शीर्षक को बदलकर द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कर दूं। मैंने प्रकाशक से साफ कह दिया कि इस तरह के शीर्षक से पुस्तक की कुल 2 प्रतियां ही बिकेंगी। एक तो मेरा परिवार खरीदेगा और दूसरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त। यह है कि वे दोनों ही इसे मुफ्त में पाने की आशा करेंगे। इफ़ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल शीर्षक को जानबूझकर चुटीला बनाया गया था, क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा करने से इसे अत्यधिक प्रचार मिल जाएगा। मैं शिक्षा का समर्थक हूँ और शिक्षा के सुधार में विश्वास करता हूँ, अन्यथा मैं अपने पुरातनपंथी शिक्षा तंत्र को बदलने की बार बार मांग क्यों करता। इसलिए मैंने एक टाइटल चुना जो टीवी और रेडियो शो पर ज़्यादा प्रचारित हो सकता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं विवादास्पद होने से नहीं डरता। कई लोगों का विचार था कि मैं कोई फ्रूट केक था, परंतु पुस्तक बिकी और बहुत बिकी। जब मैं यूएस मर्चेंट मरीन एकेडमी से 1969 में ग्रेजुएट हुआ तो मेरे पढ़े लिखे डैडी खुश हुए। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने मुझे अपने ऑयल टैंकर फ्लीट में काम दे दिया। मैं 3rd मेट था और हालांकि मेरी तनख्वाह मेरे सहपाठियों की तुलना में कम थी, परंतु कॉलेज के बाद पहले काम के हिसाब से ठीक थी। मेरी शुरुआती तनख्वाह $42,000 प्रति वर्ष थी, जिसमें ओवरटाइम भी शामिल था। मुझे केवल 7 महीने काम करना पड़ता था, बाकी के 5 महीने मेरी छुट्टियां होती थी। अगर मैं चाहता तो मैं एक सहायक शिपिंग कंपनी के साथ वियतनाम जा सकता था और अपनी 5 महीने की छुट्टी के बदले में अपनी तनख्वाह दुगनी कर सकता था। मेरे सामने एक बहुत बढ़िया कैरियर था, परंतु मैंने 6 महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया और मरीन कॉर्प्स में भर्ती हो गया ताकि मैं हवाई जहाज़ उड़ाना सीख सकूं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का दिल टूट गया। अमीर डैडी ने मुझे बधाइयाँ दी। स्कूल और नौकरी में विशेषज्ञता का विचार एक लोकप्रिय विचार है, यानी कि ज़्यादा धन कमाने के लिए या प्रमोशन हासिल करने के लिए आपको विशेषज्ञता हासिल करने की ज़रूरत है। इसलिए मेडिकल डॉक्टर्स तत्काल बाल रोग विशेषज्ञ या अस्थि रोग विशेषज्ञ जैसी विशेषज्ञता हासिल करने में जुट जाते हैं। यही अकाउंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, पायलटों और बाकी लोगों के बारे में भी सही है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इसी विचारधारा में विश्वास रखते थे, इसलिए वे डॉक्टरेट मिलने के बाद रोमांचित हो गए थे। वे अक्सर यह मानते थे कि स्कूल में ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है जो कम से कम चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं।
अम्मी डैडी मुझे इसका ठीक उल्टा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, यह उनका सुझाव था। इसलिए मैंने उनकी कंपनियों में कई विभागों में सालों तक काम किया। कुछ समय के लिए मैंने उनके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम किया। हालांकि मैं कभी अकाउंटेंट नहीं बन सकता था, परंतु वे चाहते थे कि मैं उस विभाग में रहकर इसके बारे में मोटी मोटी बातें समझ लूँ। अम्मी डैडी जानते थे कि मैं वहाँ की शब्दावली को पकड़ लूँगा और यह भी समझ लूँगा कि क्या महत्वपूर्ण होता है और क्या नहीं। मैं एक बस बाय और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में भी काम कर चुका हूँ, और सेल्स, रिजर्वेशन और मार्केटिंग में भी। वे मुझे और माइक को सीढ़ी दर सीढ़ी सिखा रहे थे। इसलिए वे चाहते थे कि हम लोग उनके बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स और ब्रोकर्स के साथ बैठकों में भाग लें। वे चाहते थे कि हम लोग उनके साम्राज्य के हर पहलू के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखें। जब मैंने स्टैंडर्ड ऑयल की अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ी तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझसे दिल खोलकर बातें की। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे मेरे निर्णय के पीछे के कारण को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि जिस नौकरी से मैंने इस्तीफा दिया था उसमें तनख्वाह अच्छी थी, फ़ायदे बहुत थे, खाली समय भी बहुत मिलता था और प्रमोशन के अच्छे अवसर थे। जब एक शाम को उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? तो मैं लाख कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें इसका कारण नहीं समझा सका। मेरे तर्क उनके तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पा रहे थे। समस्या यह थी कि मेरा तर्क मेरे अमीर डैडी का तर्क था। मेरे पढ़े लिखे डैडी के लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ थी। मेरे अमीर डैडी के लिए सीखना ही सब कुछ था। पढ़े लिखे डैडी का विचार था कि मैं शिप का ऑफिसर बनने की शिक्षा ग्रहण करने स्कूल गया था। अमीर डैडी जानते थे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन के लिए स्कूल गया था। तो एक विद्यार्थी की तरह मैं सुदूर पूर्व और साउथ पैसिफिक जाने वाले जहाज़ों पर, बड़े फ्रूट्स पर, ऑयल टैंकरों और यात्री जहाज़ों पर काम करता रहा। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते थे कि मैं यूरोप की तरफ जाने वाले जहाज़ों के बजाय प्रशांत महासागर पर अपना ध्यान केंद्रित करूं, क्योंकि भविष्य के देश एशिया में हैं, यूरोप में नहीं। जबकि मेरे ज़्यादातर सहपाठी, जिनमें माइक भी शामिल था, अपने घरों पर पार्टी और मौज मस्ती करते थे, तब मैं जापान, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, कोरिया, ताहिती, समो और फिलीपींस में व्यवसाय, लोगों, बिजनेस की शैलियों और संस्कृति का अध्ययन करता था। मैं भी पार्टी कर सकता था, परंतु अपने घर पर नहीं। मेरा ज्ञान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। पढ़े लिखे डैडी कभी नहीं समझ सके कि मैंने यह नौकरी क्यों छोड़ी और इसके बाद मरीन कॉर्प्स में क्यों शामिल हुआ। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं जहाज़ उड़ाना सीखना चाहता था, परंतु मैं वास्तव में टूप का नेता बनना सीखना चाहता था। अमीर डैडी ने मुझे बता रखा था कि कंपनी चलाने का सबसे कठिन काम था लोगों से काम लेना। उन्होंने 3 साल तक सेना में काम किया था। वे पढ़े लिखे डैडी ने कभी ऐसा नहीं किया था। अमीर डैडी ने मुझे बताया कि खतरनाक परिस्थितियों में किस तरह लोगों का नेतृत्व किया जाए। तुम्हें जो अगली चीज़ सीखनी चाहिए वह है नेतृत्व। उन्होंने कहा, अगर आप एक अच्छे नेता नहीं हैं तो आप पर पीछे से भी गोली चलाई जा सकती है, जैसा बिजनेस में किया जाता है। 1973 में वियतनाम से लौटने पर मैंने कमीशन से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मैं हवाई जहाज़ उड़ाना पसंद करता था। मैं जेरॉक्स कंपनी में काम करने लगा। मैंने इसमें एक वजह से नौकरी की थी और नौकरी के फ़ायदे वह वजह नहीं थी। मैं एक शर्मीला आदमी था और बिक्री का विचार मुझे दुनिया का सबसे डरावना विषय लगता था। जेरॉक्स अमेरिका में सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती थी। अमीर डैडी को मुझ पर गर्व था। मेरे पढ़े लिखे डैडी को मुझ पर शर्म आती थी। एक बुद्धिजीवी होने के नाते वे सोचते थे कि सेल्समैन उनके नीचे के स्तर के होते हैं। मैंने जेरॉक्स में 4 साल तक काम किया, जब तक कि मुझे दरवाजे खटखटाने और अस्वीकार कर दिए जाने के डर से मुक्ति नहीं मिल गई। एक बार मैं विक्रय में चोटी के 5 लोगों में लगातार आने लगा, तो मैंने एक बार फिर इस्तीफा दे दिया और आगे बढ़ गया। एक बार फिर मैंने एक अच्छी खासी कंपनी के साथ अपना बढ़िया करियर छोड़ दिया था। 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी खोली। अमीर डैडी ने मुझे और माइक को कंपनियां चलाने का प्रशिक्षण दे रखा था।
तो अब मुझे उन्हें स्थापित करना ही सीखना था। मेरा पहला उत्पाद था नायलॉन और वेलक्रो का वॉलेट, जो फार ईस्ट में बनता था और समुद्री जहाज़ से न्यूयॉर्क में एक वेयर हाउस तक आता था। मेरी औपचारिक शिक्षा पूरी हो चुकी थी और अब मेरे पंखों की मजबूती का परीक्षा का समय आ गया था। अगर अब मैं असफल होता तो मैं दिवालिया हो गया होता। अम्मी डैडी का मानना था कि 30 साल के पहले दिवालिया होना सबसे अच्छा होता है, आपके पास संभलने का मौका होता है। उनकी सलाह थी। मेरे 30वें जन्मदिन की शाम को मेरा पहला शिपमेंट कोरिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस करता हूँ और जैसा मेरे अम्मी डैडी ने मुझे प्रोत्साहित किया करते थे, मैं विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। आज मेरी निवेश कंपनी दक्षिण अमेरिका, एशिया, नॉर्वे, रूस में निवेश करती है। एक कहावत है, जॉब एक संक्षिप्त रूप है जस्ट ओवर ब्रोक का, और दुर्भाग्य से यह करोड़ों लोगों के लिए सही साबित होता है, क्योंकि स्कूल यह नहीं समझता कि फाइनेंशियल बुद्धि भी बुद्धि का एक रूप है। इसलिए ज़्यादातर कर्मचारी या मजदूर अपने साधनों के भीतर रह रहे हैं। वे मेहनत करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं। एक और डरावनी मैनेजमेंट थ्योरी है, काम करने वाले इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें नौकरी से न निकाल दिया जाए, और मालिक उन्हें केवल इतना देते हैं ताकि काम करने वाले छोड़कर न चले जाएं। और अगर आप ज़्यादातर कंपनियों की तनख्वाहें देखें तो आप पाएंगे कि इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई तो है। इसका कुल परिणाम यह होता है कि ज़्यादातर कर्मचारी आगे नहीं बढ़ पाते। वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है, सुरक्षित नौकरी खोज लो। ज़्यादातर काम करने वाले कम समय के पुरस्कारों जैसे वेतन और दूसरे फायदों के लिए काम करते हैं, परंतु दीर्घकालीन दृष्टि से यह उनके लिए घाटे का सौदा साबित होता है। इसके बजाय मैं युवा लोगों को यही सलाह दूंगा कि नौकरी खोजते समय वे इस बात पर कम ध्यान दें कि वे कितना कमा रहे हैं और इस बात पर ज़्यादा ध्यान दें कि वे कितना सीख रहे हैं। रास्ते पर आगे की तरफ देखकर यह तय करें कि किसी खास प्रोफेशन को चुनने के पहले और चूहा दौड़ में फंसने से पहले वे कितनी दक्षताओं में पारंगत होना चाहते हैं। एक बार लोग बिल चुकाने की आजीवन प्रक्रिया में फंस जाते हैं तो वे छोटे हैमस्टर्स की तरह धातु के छोटे पहियों के चारों तरफ घूमते रहते हैं। उनके छोटे पैर तेज़ी से घूमते हैं, पहिए भी तेज़ी से घूमते हैं, परंतु आने वाले कल में भी उसी पिंजरे में रहेंगे। नौकरी। जंत्री मैगवायर फिल्म में टीम क्रूज का बहुत बढ़िया रोल था और इस फिल्म में कई बहुत ज़ोरदार संवाद थे। शायद सबसे यादगार लाइन थी, मुझे पैसा दिखाओ, परंतु एक और लाइन थी जो मेरे हिसाब से ज़्यादा सच्ची थी। यह उस दृश्य में थी जहां टीम क्रूज फर्म छोड़कर जा रहा है। उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। वह पूरी कंपनी से पूछता है, मेरे साथ कौन आना चाहता है? और सब लोग मौन और स्तब्ध हैं। केवल एक औरत बोलती है, मैं आना तो चाहती हूँ, परंतु मेरा 3 महीने में प्रमोशन होने वाला है। यह वाक्य शायद पूरी फिल्म का सबसे सच्चा वक्तव्य है। यह उस तरह का वक्तव्य है जो बिल चुकाने के लिए मेहनत करने वाले लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे पढ़े लिखे डैडी हर साल तनख्वाह बढ़ने की आशा लगाए रखते थे और हर साल उन्हें निराशा होती थी। इसलिए वे फिर से स्कूल जाकर और ज़्यादा योग्यताएं हासिल करते थे ताकि उन्हें एक और वेतन वृद्धि मिल सके, परंतु एक बार फिर उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। मैं अक्सर लोगों से यह सवाल पूछता हूँ, रोज़मर्रा की यह गतिविधि आपको कहाँ ले जा रही है? छोटे हैमस्टर की तरह लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकल रहा है, उनका भविष्य कैसा होगा। सिरिल ब्रिकफील्ड, द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पीपल के भूतपूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि प्राइवेट पेंशन की हालत बहुत ख़राब है। पहली बात तो यह है कि आज काम करने वालों में से 50% को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इसी बात से चिंता होनी चाहिए और बाकी 50% में से भी 75 से 80% लोगों को नाम मात्र की पेंशन मिलेगी, जो $55 या $150 या $300 प्रति माह होगी। अपनी पुस्तक द रिटायरमेंट मिथ में क्रेग एस कार्पेल लिखते हैं, मैं एक बड़ी राष्ट्रीय पेंशन सलाहकार फर्म के मुख्यालय में गया।
और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर से मिला जिसकी विशेषज्ञता बढ़िया रिटायरमेंट योजना तैयार करने में थी। जब मैंने उससे पूछा कि छोटे ऑफिसों में काम करने वाले लोगों को पेंशन से कितनी आमदनी की उम्मीद करनी चाहिए, जो उसने विश्वास भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट का क्या मतलब होता है, मैंने पूछा। उसने अपने कंधे उचकाए। अगर बुजुर्गों को लगता है कि बुढ़ापे में उनके पास जिंदा रहने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, तो वे अपने आप को गोली मार सकते हैं। कार्पल इसके बाद पुराने रिटायरमेंट प्लान और ज़्यादा खतरनाक नए 401 के प्लान में अंतर को स्पष्ट करते हैं। ज़्यादातर काम करने वालों के लिए कोई सुखद तस्वीर नहीं है, और यह तो हुई रिटायरमेंट की बात। जब इस तस्वीर में मेडिकल फीस और दीर्घकालीन नर्सिंग होम सुविधा को जोड़ा जाता है तो तस्वीर डरावनी हो जाती है। उनकी 1995 की पुस्तक में वे बताते हैं कि नर्सिंग होम की फीस $30,000 प्रति वर्ष से $1,25,000 प्रति वर्ष है। वे अपने इलाके के साफ सुथरे परंतु साधारण नर्सिंग होम में गए और उन्होंने 1995 में कीमत को $88,000 पाया। आज भी समाजवादी चिकित्सा वाले देशों के अब कई अस्पतालों में कई कड़े फैसले लेने होते हैं, जैसे कौन जिएगा और कौन मरेगा। वे यह फैसले विशुद्ध रूप से इस आधार पर लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज कितने वृद्ध हैं। अगर मरीज वृद्ध हैं तो वे अक्सर मेडिकल केयर को अपेक्षाकृत युवा व्यक्ति को दे देते हैं। बूढ़ा गरीब मरीज लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहता है। तो जिस तरह अमीर लोग बेहतर शिक्षा हासिल करते हैं, उसी तरह अमीर लोग अपने आप को जिंदा भी रख सकते हैं, जबकि जिनके पास दौलत नहीं है वे मर जाएंगे। तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि क्या कर्मचारी भविष्य में देख पा रहे हैं, या उनकी भविष्य दृष्टि केवल उनकी अगली तनख्वाह तक ही हो जाती है, और वे अपने आप से कभी दूरगामी भविष्य के बारे में सवाल ही नहीं करते। जब मैं ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले वयस्कों के सामने बोलता हूँ तो मैं हमेशा एक ही चीज़ की सलाह देता हूँ। मैं यह सुझाव देता हूँ कि वे अपने जीवन के बारे में एक लंबा दृष्टिकोण रखें। केवल पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने के बजाय, जो हालांकि महत्वपूर्ण है, मैं सुझाव देता हूँ कि वे एक और काम करने लगें जो उन्हें एक और दक्षता सिखा दे। अगर वे सेल्स तकनीकें सीखना चाहते हैं तो अक्सर मैं उनसे किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल हो जाने के लिए कहता हूँ, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इनमें से कुछ कंपनियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत बढ़िया होते हैं, जो लोगों के मन से झिझक और असफलता का डर निकाल देते हैं, जो लोगों के असफल होने का मुख्य कारण होते हैं। लंबे समय में शिक्षा धन से ज़्यादा मूल्यवान है। जब मैं यह सुझाव देता हूँ तो अक्सर लोगों की प्रतिक्रिया होती है, पर इसमें बहुत झंझट है, या मैं केवल वही करना चाहता हूँ जिसमें मेरी रुचि है। इसमें बहुत झंझट है कि जवाब में मैं पूछता हूँ, तो आप ज़िंदगी भर सिर्फ इसलिए काम करते रहेंगे ताकि आपकी आय में से 50% आप सरकार को दे दें। दूसरे वक्तव्य में मैं केवल वही करना चाहता हूँ जिसमें मेरी रुचि है के जवाब में मैं कहता हूँ कि मैं जिम जाने में बिल्कुल रुचि नहीं रखता हूँ, परंतु मैं वहाँ इसलिए जाता हूँ ताकि मैं ज़्यादा फिट हो सकूँ और ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकूँ। दुर्भाग्य से उस पुरानी कहावत में कुछ सच्चाई है। आप एक बूढ़े कुत्ते को नई चालबाजी नहीं सिखा सकते। जब तक कोई आदमी बदलने के लिए तैयार न हो, बदलना बहुत कठिन होता है। परंतु उन लोगों के लिए जो कुछ नया सीखने के लिए विचार से प्रेरित हो सकते हैं और दोराहे पर खड़े हैं, मेरा सुझाव यही है। जिंदगी बहुत हद तक जिम जाने की ही तरह है। इसमें सबसे दर्द भरा हिस्सा वहाँ जाने का फैसला लेना है। एक बार आप यह फैसला कर लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। ऐसे कई दिन आए हैं जब मैं जिम जाने के नाम से कांप जाता हूँ, परंतु एक बार मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और काम शुरू कर देता हूँ तो मुझे इसमें मज़ा आने लगता है। जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं वहाँ गया था। अगर आप कुछ नया सीखने के प्रति अनुत्सुक हों और इसके बजाय आप अपने क्षेत्र में बहुत विशेषज्ञता हासिल करने पर जोर देते हों, तो यह सुनिश्चित कर लें कि जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं वहाँ यूनियन हो। लेबर यूनियन विशेषज्ञों की रक्षा के लिए भी बनाई जाती है। मेरे पढ़े लिखे डैडी जब गवर्नर की कृपा दृष्टि से दूर हो गए तो वे हवाई में टीचर्स यूनियन के अध्यक्ष हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि यह उनके द्वारा किया गया सबसे कठिन काम था। मेरे अमीर डैडी ने दूसरी ओर ज़िंदगी भर यह कोशिश की कि उनकी कंपनियों
में यूनियन न बन पाए। वे सफल हुए, हालांकि यूनियन काफ़ी करीब आ गई थी, परंतु अम्मी डैडी हमेशा उन्हें दूर रखने में कामयाब हो जाते थे। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, क्योंकि मुझे दोनों ही बातों में फ़ायदे दिखते हैं और उनकी तरफ ज़रूरत दिखती है। अगर आप स्कूल द्वारा सुझाए रास्ते पर चलते हैं, उच्च विशेषज्ञता हासिल करते हैं, तो फिर आप यूनियन की सुरक्षा में चले जाएं। उदाहरण के लिए, अगर मैं अपने हवाई जहाज़ उड़ाने के पैरेड में गया होता तो मैंने ऐसी कंपनी पसंद की होती जिसकी पायलट यूनियन बहुत गाढ़ी होती। क्यों? क्योंकि मेरी ज़िंदगी केवल एक दक्षता को सीखने के लिए समर्पित होती, जिसका मूल्य केवल एक उद्योग में ही हो सकता था। अगर मुझे इस उद्योग से निकाल दिया गया होता तो मेरे जीवन की दक्षताएं किसी दूसरे उद्योग में उतनी बहुमूल्य नहीं होती। अगर किसी वरिष्ठ पायलट को निकाल दिया जाए, जिसके पास हवाई उड़ान का 1 लाख घंटे का अनुभव हो और जो हर साल $1.5 लाख कमा रहा हो, उसे स्कूल टीचिंग में इतनी ज़्यादा कमाई वाला बराबरी का काम ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी। दक्षताएं एक उद्योग से दूसरे उद्योग में ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि एयरलाइन उद्योग में जिन दक्षताओं की ज़रूरत होती है, जिसके लिए पायलटों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है, वे स्कूल सिस्टम में उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। आज डॉक्टरों के लिए भी यही सही है। चिकित्सा के क्षेत्र में इतने परिवर्तन हो रहे हैं। कई मेडिकल विशेषज्ञ मेडिकल संगठनों जैसे HMO से जुड़ना पसंद करते हैं। स्कूल के शिक्षकों को यूनियन का सदस्य होना पड़ता है। आज अमेरिका में टीचर्स की यूनियन सबसे बड़ी और अमीर लेबर यूनियन है। NEA यानी नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन के पास बहुत ज़्यादा राजनीतिक प्रभाव है। शिक्षकों को अपनी यूनियन की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, क्योंकि शिक्षा के बाहर उनकी दक्षता का मूल्य अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है। तो नियम यह है, उच्च विशेषज्ञता हासिल करो और यूनियन बना लो। स्मार्ट लोग यही करते हैं। जब मैं अपनी कक्षा से पूछता हूँ आप में से कितने मैकडोनाल्ड से अच्छा हैमबर्गर बना लेते हैं, तो लगभग सभी विद्यार्थी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। मैं फिर पूछता हूँ, अगर आप में से ज़्यादातर बेहतर हैमबर्गर बना लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि मैकडोनाल्ड आपसे ज़्यादा पैसे बना लेता है? जवाब साफ है, मैकडोनाल्ड बिजनेस सिस्टम में आपसे अच्छा है, ज़्यादा प्रतिभाशाली है। लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान बेहतर हैमबर्गर बनाने में लगाते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते। हवाई में मेरा एक दोस्त है जो एक महान कलाकार है। वह काफ़ी पैसा कमा लेता है। एक दिन उसकी माँ के वकील ने उसे बताया कि उसकी माँ ने अपने पुत्र के नाम पर $35,000 छोड़े हैं। यह रकम सरकार और वकीलों द्वारा अपना हिस्सा लेने के बाद बची थी। तत्काल उसने इस पैसे से विज्ञापन करके अपने व्यवसाय को बढ़ाने का सोचा। 2 महीने बाद उसका पहला पूरे पेज का रंगीन विज्ञापन एक महंगी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसके पाठक बहुत अमीर लोग थे। यह विज्ञापन 3 महीने तक चला। उसे विज्ञापन के प्रत्युत्तर में कोई जवाब नहीं मिला और उसकी सारी पूंजी इस विज्ञापन में खत्म हो गई। अब वह पत्रिका पर दावा ठोकना चाहता है। यह एक ऐसे आदमी का सामान्य उदाहरण है जो एक बेहतरीन हैमबर्गर बना सकता है, परंतु बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं रखता है। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सीखा, तो उसका जवाब केवल यही था कि विज्ञापन करने वाले लोग धोखेबाज होते हैं। मैंने फिर उससे पूछा कि क्या वह सेल्स में या डायरेक्ट मार्केटिंग में कोई कोर्स करना चाहता है, तो उसका जवाब था, मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। दुनिया प्रतिभा संपन्न लोगों से भरी पड़ी है। अक्सर वे या तो गरीब हैं या फिर पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं या अपनी क्षमताओं से कम पैसा कमा रहे हैं, और इसका जिम्मेदार उनका ज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि उनका अज्ञान है। वे एक बेहतर हैमबर्गर बनाने की दक्षता को पैना करने में ही लगे रहते हैं और हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने की दक्षता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। शायद मैकडोनाल्ड सबसे अच्छे हैमबर्गर नहीं बनाता है, परंतु वे एक मूलभूत रूप से औसत हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने में सर्वश्रेष्ठ हैं। गरीब डैडी चाहते थे कि मैं विशेषज्ञता हासिल करूं। उनका विचार था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ज़्यादा वेतन मिलेगा। हालांकि उन्हें हवाई के गवर्नर ने साफ कह दिया था कि वे
राज्य सरकार के लिए अब काम नहीं कर सकते। फिर भी मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। पढ़े लिखे डैडी ने टीचर्स यूनियन का काम संभाल लिया था और वे उच्च शिक्षित और निपुण प्रोफेशनल्स के लिए और ज़्यादा सुरक्षा और फायदों के लिए अभियान छेड़ रहे थे। हमें इस बात पर काफ़ी बहस हुई, परंतु मैं जानता हूँ कि वे इस बात पर कभी सहमत नहीं हुए कि ज़्यादा विशेषज्ञता के कारण ही यूनियन के संरक्षण की ज़रूरत होती है। वे यह कभी नहीं समझ पाए कि आप जितना ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं उतनी ही ज़्यादा आप जाल में फंस जाते हैं और आप अपनी विशेषज्ञता पर निर्भर हो जाते हैं। अमीर डैडी की सलाह यह थी कि माइक और मैं खुद विकास करें। कई कॉरपोरेशंस यही करते हैं। वे बिजनेस स्कूल के किसी युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थी को चुन लेते हैं और फिर उस आदमी को इस तरह विकसित करते हैं ताकि एक दिन वह कंपनी की जिम्मेदारी संभाल सके। और ये प्रतिभाशाली युवा कर्मचारी किसी एक डिपार्टमेंट में विशेषज्ञ नहीं होते। वे बिजनेस सिस्टम्स के सभी पहलुओं की जानकारी लेने के लिए एक डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक काम करना सीखते हैं। अमीर लोग अक्सर अपने बच्चों या दूसरे के बच्चों को इसी तरह विकसित करते हैं। ऐसा करने से उनके बच्चों को बिजनेस की पूरी प्रक्रिया अच्छी तरह समझ में आ जाती है और वह यह भी समझ जाते हैं कि किस तरह विभिन्न डिपार्टमेंट में तालमेल होता है। दूसरे विश्व युद्ध की पीढ़ी में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना बुरा समझा जाता था। आज इसे स्मार्ट समझा जाता है। चूँकि लोग ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के बजाय इस कंपनी को बदलकर दूसरी कंपनी में जाना पसंद करेंगे, तो क्यों न कमाने के बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। कम समय में हो सकता है कि आपकी आमदनी कम हो, परंतु लंबे समय में इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सफलता के लिए जिन मुख्य मैनेजमेंट दक्षताओं की जरूरत होती है वे हैं कैश फ्लो का मैनेजमेंट, सिस्टम्स का मैनेजमेंट, आपके और आपके परिवार के साथ समय को मिलाकर। नंबर 3, लोगों का मैनेजमेंट। सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञ दक्षताएं सेल्स और मार्केटिंग की समझ है। बिक्री की योग्यता ही व्यक्तिगत सफलता की आधारभूत कुशलता है। इसलिए आपको दूसरे आदमी के साथ संप्रेषण में कुशल होना चाहिए, चाहे वह कोई ग्राहक हो, कर्मचारी हो, बॉस हो, पत्नी हो या बच्चे हो। कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे लिखना, बोलना, सौदेबाजी करना सफल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। यह एक ऐसी कला है जिस पर मैं लगातार मेहनत करता हूँ और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में भाग लेता हूँ या शैक्षणिक टेप खरीदता रहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मेरे पढ़े लिखे डैडी ने जितनी ज़्यादा मेहनत की है वे उतने ही ज़्यादा काबिल बने। उन्होंने जितनी ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल की वे उतने ही ज़्यादा फंसते चले गए। हालांकि उनकी तनख्वाह बढ़ी, परंतु उनके विकल्प कम होते चले गए। जब उन्हें सरकारी नौकरी से हटा दिया गया तभी उन्हें पता चला कि वे व्यवसाय की दृष्टि से कितने जोखिम में थे। यह तो उसी तरह का मामला हो गया जैसे प्रोफेशनल एथलीट को अचानक चोट लग जाए या वह खेलने के लिए ज़्यादा बूढ़ा हो जाए। उनकी ऊंची तनख्वाह वाली स्थिति चली जाती है और वे अपनी सीमित दक्षताओं के सहारे जीवन यापन करते हैं। मैं सोचता हूँ कि इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी बाद में यूनियन के इतने समर्थक बन गए थे। उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि यूनियन ने उन्हें कितना ज़्यादा फायदा दिलाया होता। अमीर डैडी माइक और मुझे सभी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे हमें ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करते थे जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट थे और वे हमसे यह भी चाहते थे कि हम स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप में काम करवाएं। आज इसे व्यावसायिक विशेषज्ञों का समन्वय कहा जाएगा। आज मैं भूतपूर्व स्कूल टीचर से मिलता हूँ जो हर साल लाखों डॉलर कमा रहे हैं। वे इतना ज़्यादा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपने क्षेत्र की विशेषज्ञ दक्षताओं के अलावा भी दक्षताएं हैं। वे सिखा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। बिक्री और मार्केटिंग की दक्षताएं ज़्यादातर लोगों को इसलिए कठिन लगती हैं क्योंकि इसमें नकारे जाने या अस्वीकार किए जाने का डर होता है। आप संप्रेषण, सौदेबाजी और अपने नकारे जाने के डर का सामना करने में जितने बेहतर होंगे, आपके लिए ज़िंदगी उतनी ही आसान होगी। जिस तरह मैंने अखबार की लेखिका को सलाह दी थी कि जो बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती थी, मैं हर किसी को नहीं वही सलाह देना चाहूँगा। तकनीकी रूप से विशेषज्ञता हासिल करने के कुछ मजबूत पहलू होते हैं और कुछ कमज़ोर पहलू होते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो जीनियस है, परंतु वे
दूसरे लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बात नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप उनकी आमदनी बहुत कम है। मैं उन्हें सलाह देता हूँ कि वे 1 साल तक बिक्री की कला सीख लें, चाहे वे कुछ भी न कमाएं, परंतु उनकी कम्युनिकेशन स्किल सुधर जाएगी और यह अनमोल है। अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति होने के अलावा हमें अच्छे शिक्षक और अच्छे विद्यार्थी होने की भी ज़रूरत है। दरअसल अमीर होने के लिए आप में लेने के साथ ही देने की काबिलियत भी होनी चाहिए। आर्थिक या प्रोफेशनल संघर्ष के मामलों में देने और लेने में बहुधा कमी देखी गई है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे न तो अच्छे विद्यार्थी हैं और न ही अच्छे शिक्षक हैं। मेरे दोनों डैडी उदार थे। दोनों ने पहले देने के सिद्धांत का पालन किया था। शिक्षा देना उनके लिए देने का एक प्रकार था। जितना ज़्यादा उन्होंने दिया उतना ही उन्हें मिला। पैसे देने के मामले में ज़रूर उन दोनों में अंतर था। मेरे अमीर डैडी ने बहुत सा पैसा दान दिया। उन्होंने अपने चर्च को दान दिया, समाज सेवी संस्थाओं को दान दिया और अपने फाउंडेशन को दान दिया। वे जानते थे कि पैसा हासिल करने के लिए पैसा देना होता है। पैसा देना ज़्यादातर अमीर परिवारों का रहस्य है। इसलिए रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन काम कर रहे हैं। ये संगठन उनकी संपत्ति को लेते हैं, उसे बढ़ाते हैं और लगातार देते रहते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा कहा करते थे, जब मेरे पास अतिरिक्त पैसा होगा मैं उसे दान में दूंगा। समस्या यह थी कि उनके पास कभी अतिरिक्त पैसा नहीं आया, इसलिए वे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करते रहे और पैसे के सबसे महत्वपूर्ण नियम को भूल गए, दो और आपको मिल जाएगा। इसके बजाय वे यह यकीन करते रहे, लो और फिर दो। निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझ पर दोनों ही डैडियों की छाप है। मेरा एक हिस्सा कंप्यूटर पूंजीपति का है, कट्टर पूंजीपति का है और जो पैसे से पैसा कमाने के खेल से प्रेम करता है। मेरा दूसरा हिस्सा एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक का है जो गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ती आर्थिक खाई से बहुत ज़्यादा चिंतित है। मैं इस बढ़ती हुई खाई के लिए मूलभूत रूप से दकियानुसी शिक्षा तंत्र को जिम्मेदार मानता हूँ। अध्याय 8, बाधाओं को पार करना। मैं कपिल राजपूत और आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। एक बार लोग अध्ययन कर लें और उनमें पैसे की समझ आ भी जाए तो भी आर्थिक आज़ादी हासिल करने के लिए उन्हें कई बाधाओं और अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे 5 कारण हैं जिनके कारण पैसे की समझ रखने वाले लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते। संपत्ति वाला कॉलम जिससे बहुत सारा कैश फ्लो आता है, संपत्ति वाला कॉलम जो उन्हें अपने सपने की ज़िंदगी जीने का मौका देता है और अपने बिल चुकाने के लिए हर काम करने के झंझट से मुक्ति दे सकता है। 5 कारण है। नंबर 1, डर। नंबर 2, सनकीपन। नंबर 3, आलस्य। नंबर 4, बुरी आदतें। नंबर 5, जिद। कारण नंबर 1, डर। पैसा खोने के डर से पार पाना। मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो, और मेरी ज़िंदगी में मैं कभी किसी अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी भी पैसे का नुकसान न उठाया हो। परंतु मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से ज़रूर मिला हूँ जिन्होंने एक दमड़ी भी नहीं खोई है निवेश में। पैसा खोने का डर स्वाभाविक है, यह हर व्यक्ति को होता है, अमीरों को भी। परंतु समस्या डर नहीं है, समस्या यह है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं। पैसा खोने के बाद स्थिति से किस तरह निपटते हैं, आप असफलता को किस तरह से लेते हैं, यह आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह ज़िंदगी में केवल पैसे के बारे में ही नहीं बल्कि हर चीज़ के बारे में सही है। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति में मूलभूत अंतर यह होता है कि वे इस डर से किस तरह मुकाबला करते हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है। पैसे के मामले में डरपोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। आप अब भी अमीर हो सकते हैं। हम सभी कुछ मौक़ों पर बहादुर होते हैं और कुछ मौक़ों पर डरपोक। मेरे दोस्त की पत्नी एक इमरजेंसी रूम में नर्स है। जब भी वह खून देखती है वह तत्परता से काम में जुट जाती है। जब भी मैं निवेश का जिक्र करता हूँ वह भाग जाती है।
जब मैं खून देखता हूँ तो मैं नहीं भागता, मैं बेहोश हो जाता हूँ। मेरे अमीर डैडी पैसे के नुकसान के डर या फोबिया को समझते थे। कुछ लोग सांपों से डरते हैं, कुछ लोग पैसा गंवाने से डरते हैं। दोनों ही फोबिया हैं, उनका कहना था। पैसा कम पैसा गंवाने के बारे में उनका सुझाव यह छोटी पंक्ति थी: अगर आप जोखिम से घबराते हैं और चिंता करते हैं तो जल्दी शुरू कर दें। इसलिए बैंक तभी बचत की आदत डालना चाहती है जब आप छोटे होते हैं। अगर आप कम उम्र में शुरू करते हैं तो आपके लिए अमीर होना ज़्यादा आसान होगा। मैं इस बारे में ज़्यादा विस्तार से कुछ नहीं कहूँगा, परंतु 20 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले और 30 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले लोगों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, बहुत ही बड़ा फ़र्क। कहा जाता है कि विश्व के अजूबों में से एक है चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। मैनहट्टन आइलैंड की खरीद दुनिया के महानतम सौदों में से एक मानी जाती है। न्यूयॉर्क को $24 में खरीदा गया था, परंतु अगर उस $24 को 8% सालाना ब्याज दर पर निवेश कर दिया जाता तो वही $24 1995 के अंत तक $28 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गए होते। मैनहट्टन को 1995 की रियल एस्टेट की कीमतों पर दोबारा खरीदा जा सकता था और इसके बाद भी इतना पैसा बच जाता कि लॉस एंजल्स की ज़्यादातर हिस्सा खरीदा जा सके। मेरा पड़ोसी एक बड़ी कंप्यूटर कंपनी के लिए काम करता है। वह 25 सालों से वहाँ पर है। अगले 5 सालों में वह कंपनी को छोड़ देगा और उसके 401 के रिटायरमेंट प्लान में $40 लाख जमा होंगे। यह मुख्य रूप से अच्छी गति से विकसित हो रहे म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए हैं, जो बाद में बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में बदल लिए जाएंगे। नौकरी छोड़ते समय उसकी उम्र केवल 55 साल होगी और उसके पास $3 लाख से ज़्यादा की निष्क्रिय आय होगी, जो कि उसके वेतन से ज़्यादा होगी। अगर आप हारने से डरते हैं या जोखिम लेने से डरते हैं तो भी यह किया जा सकता है, परंतु आपको जल्दी इसकी शुरुआत करनी होगी और एक रिटायरमेंट प्लान तो बनाना ही होगा। और आपको निवेश करने से पहले एक भरोसेमंद फाइनेंशियल प्लानर की सेवाएं लेनी होंगी। परंतु अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो आप किस तरह पैसे खोने के डर का सामना करते हैं? मेरे गरीब डैडी ने कुछ नहीं किया। वे केवल इस विषय को टालते रहे और इस बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का सुझाव था कि मैं टेक्सास के लोगों की तरह की मानसिकता रखूं। मैं टेक्सास और वहाँ के लोगों को पसंद करता हूँ, उनका कहना था। टेक्सास में हर चीज़ बड़े पैमाने पर होती है। जब टेक्सास के लोग जीतते हैं तो वह बड़ी जीत होती है और जब वे हारते हैं तो वह हार भी अद्भुत होती है। वे हारना पसंद करते हैं? मैंने पूछा। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है, कोई भी हारना पसंद नहीं करता। मुझे एक खुश हारा हुआ व्यक्ति दिखा दो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि हार ऐसी होती है। अमीर डैडी ने कहा। मैं जोखिम, पुरस्कार और असफलता के बारे में टेक्सास के लोगों के नज़रिए के बारे में बात कर रहा हूँ। वे ज़िंदगी के बारे में इस तरह सोचते हैं। वे बड़े स्तर पर जीते हैं। वे यहाँ की ज़्यादातर लोगों की तरह नहीं जीते हैं, जो पैसे के मामले में बिल्कुल कॉकरोच की तरह होते हैं। जब कोई उन पर रोशनी डालता है तो कॉकरोच घबरा जाते हैं। जब किराने वाला उनकी चिल्लर में से चवन्नी कम कर देता है तो वे शोर मचाने लगते हैं। अमीर डैडी समझाते रहे। मुझे टेक्सास का नज़रिया सबसे ज़्यादा पसंद है। जब वे जीतते हैं तो उन्हें खुद पर गर्व होता है और जब वे हारते हैं तो वे सेखी बगाड़ते हैं। टेक्सास में एक कहावत है, अगर आपको दिवालिया होना है तो बड़े पैमाने पर हुआ जाए। आप डुप्लेक्स के लिए दिवालिया हो जाएं, इसकी सेखी नहीं बगाड़ी जा सकती। यहाँ पर ज़्यादातर लोग हारने से इतना डरते हैं कि उनके लिए दिवालिया होने के लिए डुप्लेक्स भी नहीं होता। वे माइक और मुझे यह लगातार बताया करते थे कि आर्थिक असफलता का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि लोग खेल को बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। लोग हारने से इतना ज़्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं। ये उनके शब्द थे। पेन टार्केंस्टन, जो एक वक्त का महान क्वार्टर बैक था, ने इसी बात को दूसरी तरह से कहा है, जीतने का मतलब है हारने से न डरना। मेरी अपनी ज़िंदगी में मैंने यह पाया कि जीत हमेशा हार के ठीक बाद आती है। जब मैंने आखिरकार मोटरसाइकिल चलाना सीखा तो इसके पहले मैं कई बार गिरा। मैं आज तक किसी
गोल्फर से नहीं मिला हूँ जिसने कोई गोल्फ बॉल न घुमा दी हो। मैं आज तक ऐसे प्रेमियों से भी नहीं मिला हूँ जिनका कभी दिल न टूटा हो। और मैं आज तक कभी ऐसे अमीर आदमी से भी नहीं मिला हूँ जिसने कभी पैसा न गंवाया हो। तो ज़्यादातर लोग आर्थिक रूप से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें अमीर होने की खुशी से पैसा खोने का दर्द कहीं ज़्यादा होता है। टेक्सास में एक और कहावत है, हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है परंतु कोई मरना नहीं चाहता। ज़्यादातर लोग अमीर होने का सपना देखते हैं परंतु पैसा खोने के विचार से काम जाते हैं, इसलिए कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। अमीर डैडी माइक और मुझे टेक्सास में अपनी यात्राओं के बारे में कहानियाँ सुनाया करते थे। अगर आप वास्तव में यह सीखना चाहते हैं कि जोखिम को, हार और असफलता को किस तरह से संभाला जाए, तो सैन एंटोनियो जाकर अलेमो को देखो। अलेमो उन बहादुर लोगों की तरह मान कथा है जिनके पास सफलता की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी यह जानते हैं कि उन्होंने लड़ने का विकल्प चुना। उन्होंने समर्पण करने के बजाय मरने का विकल्प चुना। यह पढ़ने योग्य प्रेरक कथा है। कैसे यह एक दुखद सैन्य हार है। वे आखिरकार असफल हुए, वे हार गए। तो टेक्सास के लोग किस तरह असफलता का सामना करते हैं? वे अब भी चिल्लाते हैं, अलेमो को याद रखो। माइक और मैंने यह कहानी कई बार सुनी है। जब भी अमीर डैडी किसी बड़े सौदे को करने वाले होते थे और वे नर्वस होते थे, तब वे हमें यह कहानी सुनाया करते थे। जब भी वे पर्याप्त मेहनत कर चुके होते थे, या तो मामला सही हो जाता था या बिगड़ जाता था, तब वे हमें यह कहानी सुनाया करते थे। हर बार जब वे गलती करने या पैसा गंवाने से डरते थे, तब वे हमें यह कहानी सुनाया करते थे। इससे उन्हें ताकत मिलती थी क्योंकि यह कहानी उन्हें याद दिलाती थी कि किस तरह पैसे के नुकसान को आर्थिक विजय में बदला जा सकता है। अमीर डैडी जानते थे कि असफलता उन्हें ज़्यादा मजबूत और स्मार्ट बनाएगी। ऐसा नहीं था कि उन्हें हारना पसंद था या वे हारना चाहते थे। वे केवल इतना जानते थे कि वे कौन थे और वे किस तरह हार का सामना करेंगे। वे नुकसान उठा लेंगे और फिर उसे जीत में बदल लेंगे। यही उन्हें एक विजेता बनाता था और दूसरों को पराजित। इससे उन्हें जोखिम उठाने के लिए सीमा लांघने का साहस मिलता था, जबकि बाकी लोग उस सीमा के पार नहीं जा पाते थे। इसलिए मैं टेक्सास के लोगों को इतना पसंद करता हूँ। उन्होंने एक बड़ी असफलता को लिया और उसे एक पर्यटन स्थल के रूप में बदल लिया जिससे करोड़ों की आमदनी हो रही है। परंतु उनके सबसे अर्थपूर्ण शब्द शायद ये हैं, टेक्सास के लोग अपनी असफलताओं को दफनाते नहीं हैं, वे उनसे प्रेरणा लेते हैं। वे अपनी असफलता को लेकर उन्हें नारों में बदल देते हैं। असफलता टेक्सास के लोगों को जीतने के लिए प्रेरित करती है, परंतु यह फार्मूला केवल टेक्सास के लोगों का ही फार्मूला नहीं है, यह सभी जीतने वालों का फार्मूला है। जैसे मैंने कहा, मोटरसाइकिल से बार बार गिरना गाड़ी चलाना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा था। मुझे याद है कि गिरने के बाद मुझ में गाड़ी चलाना सीखने के लिए ज़्यादा दृढ़ निश्चय आ गया था। मेरा दृढ़ निश्चय गिरने से कम नहीं हुआ था। मैंने यह भी कहा है कि मैं कभी किसी ऐसे गोल्फर से नहीं मिला जिसकी बॉल कभी गलत नहीं हो गई। किसी चोटी के प्रोफेशनल गोल्फर के लिए बॉल खोना या टूर्नामेंट हारना उसे ज़्यादा बेहतर बनने, कड़ी मेहनत करने और ज़्यादा अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। इससे वे ज़्यादा बेहतर बनते हैं। जीतने वालों के लिए हार प्रेरणादायक बन जाती है, हारने वालों को हार बर्बाद कर देती है। जॉन डी रॉकफेलर के शब्दों में, मैं हमेशा हर संकट को अवसर में बदलने की कोशिश करता था और जापानी अमेरिकी होने के नाते मैं भी यही कह सकता हूँ। कई लोग कहते हैं कि पर्ल हार्बर अमेरिकी गलती थी। मैं कहता हूँ कि यह जापानी गलती थी। टोरा 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 फिल्म में एक संयमित जापानी एडमिरल खुशियाँ मना रहे अपने अधीनस्थों से यह कहता है, मुझे डर है कि हमने एक सोते हुए राक्षस को जगा दिया है। पर्ल हार्बर को याद करो, एक नारा बन गया। यह अमेरिकी की सबसे बड़ी हारों में से एक थी, फिर भी इसके कारण उसे जीतने की प्रेरणा मिली। इस बड़ी हार से अमेरिका को ताकत मिली और अमेरिका जल्दी ही दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आया।
असफलता जीतने वालों को प्रेरणा देती है और हारने वालों को बर्बाद कर देती है। यह जीतने वालों का सबसे बड़ा रहस्य और सूत्र है। यह वह रहस्य है जिसे हारने वाले नहीं जानते। जीतने वालों का महत्तम रहस्य यह है कि असफलता जीतने की प्रेरणा देती है, इसलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता। मैं फ्रैंक टारकेंटन के शब्दों को एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ। जीतने का मतलब है हार से न डरना। टारकेंटन जैसे लोग हारने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वे जानते हैं कि वे कौन हैं। वे हारने से नफरत करते हैं इसलिए वे जानते हैं कि हार केवल उन्हें ज़्यादा बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर सकती है। हारने से डरने और हारने से नफरत करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ज़्यादातर लोग पैसा गंवाने से इतना डरते हैं कि वे सुरक्षात्मक खेल खेलते हैं और बहुत छोटे पैमाने पर खेलते हैं। वे बड़े घर और बड़ी कारें तो खरीद लेते हैं परंतु वे बड़े निवेश नहीं करते। वह प्रमुख कारण जिसके कारण 90% अमेरिकी जनता पैसे के लिए संघर्ष करती है वह यह है कि वे हार से बचने के लिए खेलते हैं, वे जीतने के लिए नहीं खेलते हैं। वे अपने फाइनेंशियल प्लानर्स या अकाउंटेंट्स या स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाते हैं और एक संतुलित पोर्टफोलियो खरीद लेते हैं। ज़्यादातर के पास सीडी, कम आमदनी वाले बॉन्ड, फ्रांसीस म्यूचुअल फंड और बहुत कम स्टॉक में बहुत सा नकद जमा होता है। यह एक सुरक्षित और समझदारीपूर्ण पोर्टफोलियो होता है, परंतु यह जीतने वाला पोर्टफोलियो नहीं होता। यह उस आदमी का पोर्टफोलियो होता है जो हार से बचने के लिए खेल रहा है। मुझे गलत मत समझिए, शायद यह 70% जनसंख्या से बेहतर पोर्टफोलियो होता है और यह भयावह है क्योंकि पोर्टफोलियो न होने से बेहतर है सुरक्षित पोर्टफोलियो होना। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो होता है जो सुरक्षा को पसंद करता है, परंतु सुरक्षित खेल खेलने और संतुलित निवेश पोर्टफोलियो वह तरीका नहीं है जिससे सफल निवेशक अपना खेल खेलते हैं। अगर आपके पास कम पूंजी है और आप अमीर होना चाहते हैं तो पहले से तो केंद्रित हो जाएं, संतुलित नहीं। अगर आप किसी सफल व्यक्ति को देखेंगे तो शुरुआत में वे संतुलित नहीं होते। संतुलित लोग कहीं नहीं जा पाते, वे एक ही जगह पर बने रहते हैं। प्रगति करने के लिए आपको पहले असंतुलित होना पड़ता है। इसे देखने के लिए आप अपने चलने की प्रगति को देखें। थॉमस एडिसन संतुलित नहीं थे, वे केंद्रित थे। बिल गेट्स संतुलित नहीं थे, वे केंद्रित थे। डोनाल्ड ट्रंप केंद्रित थे। जॉर्ज सोरोस केंद्रित थे। जॉर्ज पैटन ने अपने टैंकों को फैलाया नहीं, उन्होंने उन्हें केंद्रित किया और जर्मन पंक्ति के कमज़ोर ठिकानों को उड़ा डाला। फ्रांसीसियों ने मेजिनाट लाइन में अपने सैन्य बल को फैलाया था और आप जानते ही हैं कि उनके साथ क्या हादसा हुआ था। अगर आप में अमीर होने की इच्छा है तो स्वयं को केंद्रित कर लें। अपने बहुत से अंडों को केवल एक बास्केट में रख लें। वह न करें जो गरीब और मध्य वर्ग के लोग करते हैं, वे बहुत कम अंडों को बहुत सी बास्केट में रखते हैं। अगर आप हार से नफरत करते हैं तो सुरक्षित खेलें। अगर हारने से आप कमज़ोर हो जाते हैं तो सुरक्षित खेलें। संतुलित निवेश का रास्ता चुनें। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और आप जोखिम उठाने से डरते हैं तो बदले नहीं, सुरक्षित खेलें, परंतु इसकी शुरुआत जल्दी करें। अपने अगले अंडे को जल्दी ही इकट्ठा करना शुरू कर दें क्योंकि इसमें समय लगेगा। परंतु अगर आपके पास आज़ादी के सपने हैं, चूहा दौड़ से बाहर निकलने का इरादा है, तो आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, मैं किस तरह असफलता का सामना करूंगा? अगर असफलता से आपको जीतने की प्रेरणा मिलती है तो शायद आपको कोशिश करनी चाहिए, परंतु केवल शायद। अगर असफलता आपको कमज़ोर बना देती है या आप पर मानसिक तनाव डालती है, उस बिगड़े नवाब की तरह जो हर बार हर कोई चीज़ गलत होने पर मुकदमा दायर करने के लिए वकील को ढूंढता है, तो सुरक्षित खेल ही खेलें। अपनी दिन की नौकरी को बनाए रखें, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड खरीदें, परंतु याद रखें इनमें भी खतरा होता है क्योंकि तुलनात्मक रूप से वे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ और टेक्सास व फैन टारकेंटन का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाना आसान है। यह एक कम बुद्धि का खेल है। इसमें बहुत ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। 5वीं कक्षा का गणित का विद्यार्थी भी यह कर सकता है, परंतु संपत्ति वाले कॉलम को तेज़ी से बढ़ाना बहुत ज़्यादा बुद्धि का खेल है। इसमें हिम्मत, धीरज और असफलता झेलने की ताकत की ज़रूरत है। हारने वाले असफलता से बचते हैं जबकि असफल
हार को जीत में भी बदल सकती है। अलेमो को याद रखें। कारण नंबर 2, सनकीपन का सामना करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से ज़्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं जो आसमान गिरने की चेतावनी देता हुआ अपने दबड़े में दौड़ रहा था। हम इस तरह के बहुत से लोगों को जानते हैं, परंतु हम सबके भीतर एक ऐसा ही छोटा मुर्गा होता है। और जैसा मैंने पहले ही कहा है, सनकी व्यक्ति दरअसल छोटे मुर्गे की तरह नहीं है। हम सभी में एक छोटा मुर्गा होता है जो तब उभर कर सामने आता है जब हमारे विचारों पर डर और शंका हावी हो जाते हैं। हम सभी के मन में शंकाएं होती है, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ आदि, व्यक्ति मुझसे बेहतर है। यह हमारी शंकाएं अक्सर हमें निष्क्रिय कर देती हैं। हम क्या होगा वाला खेल खेलते हैं। क्या होगा अगर मेरे निवेश करने के बाद अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाए, या क्या होगा अगर मेरा नियंत्रण खत्म हो जाए और मैं पैसा वापस न चुका सकूं। क्या होगा अगर घटनाएं मेरी योजना के हिसाब से न हों। या हमारे कई ऐसे दोस्त या प्रियजन भी हो सकते हैं जो हमें अपनी कमजोरियों की याद दिला सकते हैं, चाहे हमने उनकी सलाह मांगी हो या नहीं। वे अक्सर कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम यह कर सकते हो, या अगर यह इतना ही बढ़िया होता तो हर कोई ऐसा ही क्यों नहीं कर रहा है, या यह कभी सफल हो ही नहीं सकता। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। शंका के यह तीर कई बार इतने तीखे होते हैं कि हम काम करना शुरू ही नहीं कर पाते। हमारे दिल में डर बैठ जाता है। कई बार हम सो भी नहीं पाते। हम आगे बढ़ने में असफल होते हैं तो हम सुरक्षित चीज़ों के साथ ही बने रहते हैं और अक्सर अवसर हमारे पास से होकर गुजर जाते हैं। हम जिंदगी को अपने पास से गुजरते हुए देखते रहते हैं। हम अपने शरीर में जकड़न के कारण बिना हिले डुले बैठे रहते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी इस तरह से महसूस किया होगा और कई लोगों के साथ यह बहुत बार हुआ होगा। फाइडेलिटी मैगलेन म्यूचुअल फंड के पीटर लिंच आसमान गिरने की चेतावनियों को शोर कहकर पुकारते हैं और हम सभी इसे सुनते हैं। शोर या तो हमारे दिमाग में सुनाई देता है या फिर यह बाहर से आता है, प्राय दोस्तों से, परिवार से, सहकर्मियों से और मीडिया से। लिंच 1950 के दशक के दौरान का अनुभव बताते हैं, जब परमाणु युद्ध का खतरा समाचार पत्रों में इतना ज़्यादा प्रचारित किया गया था कि लोगों ने फॉल आउट शेल्टर्स बना लिए थे और अनाज पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। अगर उन्होंने फॉल आउट शेल्टर बनाने के बजाय इस पैसे को समझदारीपूर्वक बाजार में निवेश कर दिया होता तो शायद वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते। जब कुछ साल पहले लॉस एंजल्स में दंगे भड़के गए तो सारे देश में बंदूक की बिक्री बढ़ गई। वाशिंगटन राज्य में एक आदमी हैमबर्गर के मांस के कारण मर जाता है। एरिज़ोना हेल्थ डिपार्टमेंट सभी रेस्तरां को आदेश देता है कि बीफ को अच्छी तरह से पकाया जाए। एक दवाई की कंपनी राष्ट्रीय टीवी विज्ञापन में लोगों को सर्दी होते हुए दिखाती है। विज्ञापन फरवरी में दिखाया जाता है। सर्दी से ग्रस्त होने वालों की संख्या बढ़ जाती है और उस दवा की बिक्री भी। ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं क्योंकि जब निवेश की बात आती है तो संसार में ऐसे छोटे मुर्गों की संख्या बहुत है जो यह चिल्लाते घूमते हैं कि आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। और छोटे मुर्गे इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि हम सभी के अंदर एक छोटा मुर्गा होता है। विनाश की अफवाहों और बुरे समय की कल्पना से आपके मन में शंका और डर पैदा न हो, इसमें बहुत ज़्यादा बहादुरी की ज़रूरत होती है। 1992 में मेरा रिचर्ड नाम का दोस्त मुझसे मिलने फिनिक्स आया। वह स्टॉक्स और रियल इस्टेट में हमारे द्वारा किए गए काम से बहुत प्रभावित था। फिनिक्स में रियल इस्टेट की कीमतों में मंदी चल रही थी। हमने उसके साथ 2 दिन गुजारे और उसे बताया कि कैश फ्लो और पूंजी बढ़ाने के कुछ बढ़िया मौके मौजूद हैं। मेरी पत्नी और मैं रियल एस्टेट के एजेंट नहीं हैं, हम विशुद्ध निवेशक हैं। एक रिजॉर्ट कम्युनिटी में एक यूनिट तय करने के बाद हमने एक एजेंट से बात की जिसने उस दोपहर को उस यूनिट को बेच दिया। 2 बेडरूम के उस घर की कीमत केवल $42,000 थी। इसी तरह के यूनिट उस समय 65,000 में बिक रहे थे। उसे यह बहुत फायदे का सौदा लगा। रोमांचित होकर उसने इसे खरीद लिया और बोस्टन लौट गया। 2 सप्ताह बाद एजेंट ने हमें फ़ोन किया कि हमारा दोस्त हम पीछे हट गया था। मैंने तत्काल उसे फ़ोन करके इसका कारण पता किया।
उसने इतना ही कहा कि उसने इस विषय पर अपने पड़ोसी से चर्चा की थी और उसके पड़ोसी ने उससे कहा था कि यह एक बुरा सौदा था क्योंकि वह ज़्यादा महंगे में खरीद रहा था। मैंने रिचर्ड से पूछा, क्या उसका पड़ोसी निवेशक है? रिचर्ड ने कहा, नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कि उसने उसकी सलाह क्यों मानी, तो रिचर्ड सुरक्षात्मक हो गया और उसने बस यही कहा कि वह ज़्यादा जांच पड़ताल करना चाहता था। फिनिक्स में रियल एस्टेट बाजार के दिन पलटे। 1994 में उस छोटे से यूनिट से $1000 प्रति माह किराया वसूल मिल रहा था और जाड़े के पीक सीजन में $2500 प्रति माह। 1995 में यूनिट का कीमत बढ़कर $95 हो गई थी। रिचर्ड को इतना ही करना था कि वह शुरुआत में $5000 चुका दे और चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती। आज भी वह कुछ नहीं कर पाया है और फिनिक्स के सौदे जैसे मौके अब भी मौजूद हैं, बस आपको उन्हें कुछ ज़्यादा गौर से देखना पड़ेगा। रिचर्ड के पीछे हटने से मुझे ताज्जुब नहीं हुआ था। इसे खरीदार का पछतावा कहा जाता है और यह हम सबको प्रभावित करता है। यही शंकाएं हमें ले डूबती हैं। छोटा मुर्गा जीत जाता है और हम आज़ादी का मौका गंवा देते हैं। दूसरे उदाहरण में मैं सीडी के बजाय टैक्स लियन सर्टिफिकेट्स में अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा रखता हूँ। मैं अपने पैसे पर 16% प्रतिवर्ष कमाता हूँ, जो बैंकों द्वारा दिए जाने वाले 5% से निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा है। यह प्रमाण पत्र रियल एस्टेट द्वारा सुरक्षित होते हैं और राज्य के कानून द्वारा संरक्षित होते हैं, जो निश्चित रूप से ज़्यादातर बैंकों में से ज़्यादा बेहतर होते हैं। जिस आधार पर उन्हें खरीदा जाता है वह भी काफ़ी सुरक्षित फार्मूला है। उनमें सिर्फ एक दिक्कत यह होती है कि उन्हें भुनाया नहीं जा सकता, तो मैं उन्हें 2 से 7 साल की सीडी मान लेता हूँ। हर बार जब भी मैं किसी को बताता हूँ, खासकर उसे जिसने अपना पैसा सीडी में रखा हुआ है, तो मैं अपने पैसे को इस तरह रखता हूँ, तो वे मुझे बताते हैं कि यह खतरनाक है। वे मुझे बताते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्हें यह ज्ञान कहाँ से मिला, तो वे कहते हैं कि उनके दोस्त या निवेश की पत्रिका से। उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं और वे दूसरे व्यक्ति को ऐसा जो कर रहा है यह बता रहे हैं कि उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। मैं जिस सबसे कम आमदनी की उम्मीद करता हूँ वह 16% होती है, परंतु जिन लोगों के मन में शंका होती है वे केवल 5% से ही संतुष्ट हो जाते हैं। शंका बहुत महंगी साबित होती है। मेरा मानना है कि यही संदेह और संकीपन ज़्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखता है और उनसे सुरक्षित खेल खिलवाता है। असली दुनिया इंतजार कर रही है कि आप अमीर बने। केवल आपके संदेह ही आपको गरीब बनाए हुए हैं। जैसा मैंने कहा, चूहा दौड़ से बाहर निकलना तकनीकी रूप से आसान है। इसमें ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती, परंतु इन संदेहों के कारण ज़्यादातर लोग इससे बाहर नहीं निकल पाते। संकालु लोग कभी नहीं जीत पाते। अमीर डैडी का कहना था, शंका और डर के कारण व्यक्ति संदेहवादी बन जाता है, परंतु संकालु व्यक्ति आलोचना करते हैं, जबकि जीतने वाले लोग विश्लेषण करते हैं। यह उनकी एक और पसंदीदा कहावत थी। अमीर डैडी ने यह स्पष्ट किया कि आलोचना से दिमाग बंध जाता है, जबकि विश्लेषण से आंखें खुल जाती हैं। विश्लेषण से जीतने वाले यह देख सकते हैं कि आलोचक अंधे हैं और वे उन मौक़ों को भी देख सकते हैं जो और किसी को नहीं दिख पाते हैं, और दूसरे लोग जिन मौक़ों को नहीं देख पाते उन्हें देखने की क्षमता किसी भी तरह की सफलता की कुंजी है। जो लोग पैसे की आज़ादी ढूंढ रहे हैं उनके लिए रियल एस्टेट निवेश का एक दमदार तरीका है। यह निवेश का एक अद्भुत तरीका है, परंतु जब भी मैं रियल एस्टेट का जिक्र करता हूँ तो मुझे यह सुनने को मिलता है मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता। इसी को पीटर लिंच शोर कहते हैं। इसी को मेरे अमीर डैडी संकाली लोगों के बहाने कहते थे। ऐसे लोग जो केवल आलोचना करते हैं, विश्लेषण नहीं करते। ऐसे लोग जिनके दिमाग पर उनकी शंकाओं और डरों का पर्दा पड़ जाता है, वे अपनी आंखें नहीं खोलते। तो जब कोई कहता है मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता, तो मैं जवाब देता हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं यह करना चाहता हूँ? वे ये कह रहे हैं कि जो उन्हें चाहिए टॉयलेट उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चूहा दौड़ से बाहर निकलने की आज़ादी के बारे में बात करता हूँ और उनका पूरा ध्यान टॉयलेट पर लगा रहता है। इस तरह के विचार ज़्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखते हैं। वे विश्लेषण करने के बजाय आलोचना करते रहते हैं। मैं नहीं करना चाहता,
आपकी सफलता की कुंजी को अपने अंदर समाये रहते हैं, अमीर डैडी का कहना था। चूँकि मैं भी टॉयलेट ठीक करने में ज़्यादा रुचि नहीं रखता, इसलिए मैं एक प्रॉपर्टी मैनेजर की तलाश कर लेता हूँ जो टॉयलेट ठीक करने का ध्यान रखता है। घरों या अपार्टमेंट को चलाने के लिए एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को ढूंढने के बाद मेरा कैश फ्लो बढ़ जाता है। परंतु इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर मुझे और ज़्यादा रियल एस्टेट खरीदने का मौका देता है, क्योंकि मुझे टॉयलेट का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर रियल एस्टेट में सफलता की कुंजी है। मेरे लिए रियल एस्टेट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक अच्छा मैनेजर खोजना। प्रायः किसी बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को अच्छे सौदों के बारे में पहले से पता चल जाता है, जबकि रियल एस्टेट एजेंट को बाद में पता चलता है, जिसके कारण वे और भी ज़्यादा मूल्यवान बन जाते हैं। मैं नहीं करना चाहता को सफलता की कुंजी कहने के पीछे अमीर डैडी का यही मतलब था। चूँकि मैं भी टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने यह विचार किया कि किस तरह ज़्यादा रियल एस्टेट खरीदी जाए और चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया तेज की जाए। जो लोग यह कहना जारी रखते हैं मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता, वे अक्सर इस सशक्त निवेश के माध्यम को खुद से को वंचित रखते हैं। उनके लिए टॉयलेट उनकी आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। स्टॉक मार्केट में मैं अक्सर लोगों को यह कहते सुनता हूँ, मैं अपना पैसा नहीं गंवाना चाहता। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं या कोई और व्यक्ति पैसा गंवाना पसंद करता है? ये सिर्फ इसलिए पैसे नहीं बना पाते क्योंकि वे पैसा गंवाने के लिए तैयार नहीं होते। विश्लेषण करने के बजाय वे एक और सशक्त निवेश के माध्यम यानी स्टॉक मार्केट की तरफ से अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। दिसंबर 1996 में मैं अपने मित्र के साथ नज़दीकी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था। उसने देखा और अनुमान लगाया कि तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। मेरा दोस्त बहुत चिंता करता रहता है, यह छोटा मुर्गा है। उसके हिसाब से आसमान हमेशा गिरने वाला होता है और अक्सर आसमान उसी के सिर पर गिरता है। जब हम घर पहुंचे तो उसने मुझे वह तमाम कड़े बताए कि अगले कुछ सालों में तेल की कीमतें क्यों बढ़ेंगी। यह आंकड़े मुझे पहले पता नहीं, हालांकि मैंने वर्तमान ऑयल कंपनी में बहुत से शेयर खरीदे हुए थे। उस सूचना के आधार पर मैंने तत्काल एक नई ऑयल कंपनी की खोज शुरू कर दी जिसे उसके वास्तविक मूल्य से कम आंका गया हो। मुझे ऐसी ऑयल कंपनी मिल गई जो तेल के कुछ भंडारों को खोजने वाली थी। मेरा ब्रोकर इस नई कंपनी को लेकर खासा रोमांचित हो गया और मैंने 65 सेंट प्रति शेयर की दर पर 15,000 शेयर खरीद लिए। फरवरी 1997 में मैं उसी दोस्त के साथ उसी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था और कीमत प्रति गैलन 15% बढ़ चुकी थी। एक बार फिर छोटा मुर्गा चिंता करने लगा और शिकायत करने लगा। मैं मुस्कुराया क्योंकि जनवरी 1997 में उस छोटी ऑयल कंपनी ने तेल खोज लिया था और वह 15,000 शेयर अब बढ़कर $3 प्रति शेयर हो गए थे और मेरे दोस्त के अनुसार गैस की कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी। विश्लेषण करने के बजाय यह छोटे मुर्गे अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। अगर ज़्यादातर लोग यह समझ लें कि स्टॉक मार्केट निवेश में स्टॉक किस तरह काम करते हैं, तो ज़्यादातर लोग हार से बचने के बारे में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे और जीतने के लिए निवेश करेंगे। स्टॉक एक कंप्यूटर निर्देश है जो भाव गिरने पर आपके शेयर को अपने आप बेच देता है ताकि आपका कम से कम नुकसान हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। जो लोग हारने से घबराते हैं और उनके लिए यह एक बहुत अच्छा तरीका है। तो जब भी मैं नहीं चाहता पर ध्यान केंद्रित करते हुए देखता हूँ और वे क्या चाहते हैं इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए नहीं देखता हूँ, तो मैं समझ लेता हूँ कि उनके दिमाग में शोर की आवाज़ बहुत तेज़ होगी। छोटा मुर्गा उनके दिमाग पर हावी होगा तभी वे चीख रहे हैं, आसमान गिर रहा है, टॉयलेट टूट रहे हैं। इसलिए वे अपनी अनचाही चीज़ों से बचते हैं, परंतु वे इसकी भारी कीमत चुकाते हैं। वे ज़िंदगी से जो चाहते हैं वह शायद उन्हें कभी न मिल पाए। अमीर डैडी ने मुझे छोटे मुर्गे को देखने का एक तरीका सुझाया। वही करो जो कर्नल सैंडर्स ने किया था। 66 साल की उम्र में उनका व्यवसाय चौपट हो गया था और वे अपनी सोशल सिक्योरिटी के चेक पर गुजर बसर कर रहे थे। इतना ही नहीं, वे फ्राइड चिकन की अपनी रेसिपी के साथ पूरे देश में इसे बेचने की कोशिश कर रहे थे। किसी के हाँ कहने के पहले उस रेसिपी के लिए 1009 बार ना कहा गया और वे उस उम्र में करोड़पति बने जिस उम्र में लोग काम छोड़कर आराम करना चाहते हैं। वे एक बहादुर और जिद्दी व्यक्ति थे। अमीर डैडी हार्लन सैंडर्स के बारे में कहा करते थे,
जब भी आप शंका में हो और थोड़े डरे हुए हों तो वही करें जो कर्नल सैंडल ने अपने छोटे मुर्गे के साथ किया था, उसे फ्राई कर दें। कारण नंबर 3, आलस्य। व्यस्त लोग अक्सर बहुत आलसी होते हैं। हम सभी ने उस व्यवसाय की कहानियाँ पढ़ी हैं जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों की सुख सुविधा के लिए काफ़ी मेहनत करता है। वह ऑफिस में बहुत देर तक काम करता है और सप्ताहांत में भी काफ़ी ऑफिस के काम को घर पर ले आता है। एक दिन वह जब घर लौटता है तो उसे घर सूना मिलता है। उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती है। उसे पता था कि उसके और उसकी पत्नी के बीच में मतभेद है, परंतु उस रिश्ते को ज़्यादा मजबूत बनाने की बजाय वह काम में ही व्यस्त बना रहा। निराश होकर वह अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाता है और उसके काम पर इतना ज़्यादा असर पड़ता है कि उसकी नौकरी चली जाती है। आज मैं बहुधा ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी संपत्ति की परवाह करने की भी फिक्र नहीं है, और ऐसे लोग भी हैं जो इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि उन्हें अपने स्वास्थ्य की परवाह ही नहीं है। दोनों का कारण एक ही है, वे व्यस्त हैं और वे व्यस्त बने रहना चाहते हैं क्योंकि वे किसी चीज़ का सामना नहीं करना चाहते हैं। उन्हें यह बताने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से वे खुद जानते हैं। वास्तव में अगर आप उन्हें याद दिलाएं तो वे गुस्सा हो जाते हैं या चिढ़ जाते हैं। अगर वे नौकरी में या बच्चों के साथ व्यस्त नहीं तो वे टीवी देखने, मछली पकड़ने, गोल्फ खेलने या शॉपिंग करने में व्यस्त होते हैं, परंतु अंदर से वे जानते हैं कि वे किसी महत्वपूर्ण चीज़ का सामना करने से कतरा रहे हैं। यह आलस का सबसे आम रूप है। यह आलस का मतलब है व्यस्त बने रहना। तो आलस का इलाज क्या है? जवाब है थोड़ा सा लालच। हम में से ज़्यादातर लोगों का लालन पालन इस तरह से किया गया है कि हम लालच या इच्छा को बुरा समझते हैं। मेरी माँ कहा करती थी, लालची लोग बुरे लोग होते हैं, परंतु इसमें से हर एक अच्छी चीज़, नई चीज़ें, रोमांचित चीज़ें हासिल करना चाहता है। तो उस इच्छा की भावना को काबू में रखने के लिए प्रायः माँ बाप इच्छा को अपराध बोध से जोड़ देते हैं। तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे भाई बहन भी हैं? यह मेरी माँ का फेवरेट कहावत थी। या तुम क्या खरीदना चाहते हो? मेरी डैडी की फेवरेट कहावत थी। तुम ऐसा सोचते हो जैसे हमारे पास बहुत पैसा है। क्या तुम सोचते हो कि पैसा पेड़ पर लगता है? हम अमीर नहीं हैं, तुम तो जानते ही हो। मुझ पर शब्दों का तो उतना असर नहीं पड़ा, परंतु उन शब्दों में से जो गुस्सा और अपराध बोध का सम्मिश्रण था, उसका मुझ पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। या इसके विपरीत अपराध बोध का जाल यह था, मैं तुम्हारे लिए यह खरीद कर अपने जीवन का बलिदान दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए यह इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप मुझे यह खरीद कर नहीं दे पाए थे। मेरा एक पड़ोसी है जो पूरी तरह दिवालिया है, परंतु वह अपनी कार को अपने गैरेज में पार्क नहीं कर सकता। गैरेज में उसके बच्चों के खिलौने भरे पड़े हैं। उन बिगड़े हुए बच्चों को मुंह मांगी चीज़ मिल जाती है। उस पड़ोसी के शब्द हैं, मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी चीज़ की कमी हो। उसने उनके कॉलेज के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ भी अलग से बचा कर नहीं रखा है, परंतु उसके बच्चों को हर खिलौना मिल जाता है। उसे डाक में एक नया क्रेडिट कार्ड मिला और वह अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले गया। मैं यह अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। यह उसके महान बलिदान के शब्द थे। अम्मी डैडी इस वाक्य से चिढ़ते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता। मेरे असली डैडी में मुझे यही वाक्य अक्सर सुनने को मिल जाता था। इसके बजाय अमीर डैडी चाहते थे कि उनके बच्चे यह कह सकें, मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ। उनका तर्क था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। इस वाक्य से आप अपने दिमाग का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। इसे अब और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ वाक्य से आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं। इससे यह सोचने पर मजबूर होता है और जवाब ढूंढता है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। यह वाक्य झूठा होता है और इंसान की आत्मा यह बात जानती है। इंसान की आत्मा बहुत ताकतवर होती है। उनका कहना था, यह जानती है कि यह कुछ भी कर सकती है। यह एक आलसी दिमाग कहता है, मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो आपके भीतर एक युद्ध छिड़ जाता है। आपकी आत्मा गुस्सा हो जाती है और आपके आलसी दिमाग को अपने झूठ पर अड़े रहना पड़ता है। आत्मा चीखती है, चलो भी हम जिम चल कर
कसरत करते हैं और आलसी दिमाग कहता है परंतु मैं थका हुआ हूँ, आज मैंने सचमुच बहुत काम किया है। या इंसान की आत्मा कहती है मैं गरीबी से थक गई हूँ, चलो इस दलदल से निकलते हैं और अमीर बनते हैं। इस पर आलसी यह सुरक्षित नहीं है, मेरा पैसा डूब सकता है, वैसे भी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास पहले से ही बहुत काम है, देखो आज रात को ही मुझे कितना काम करना पड़ेगा। मेरा बॉस कह रहा था कि यह काम सुबह तक पूरा हो जाना चाहिए, मैं इसे नहीं खरीद सकता। यह वाकई दुख से भरा है, इससे लाचारी की भावना आती है, जिससे निराशा और इसके बाद अवसाद पैदा हो जाता है। इसके लिए एक और शब्द है, उदासीनता। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ? वाक्य से संभावनाओं, रोमांच और सपनों की दुनिया खुल जाती है। इसलिए मेरे अमीर डैडी इस बात से ज़्यादा चिंतित नहीं होते थे कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, परंतु वे जानते थे कि मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ। वाक्य से एक ज़्यादा मजबूत दिमाग और एक ज़्यादा प्रगतिशील आत्मा का निर्माण होता है। इसलिए उन्होंने माइक या मुझे शायद ही कभी कुछ दिया हो, इसके बजाय वे हमसे कहते थे कि तुम इसे किस तरह खरीद सकते हो। और यह हमारे कॉलेज के बारे में भी सही था, जिसे हमने अपने खर्चे से पूरा किया है। वे हमें लक्ष्य को हासिल करना नहीं सिखा रहे थे, वे तो हमें लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया का ज्ञान दे रहे थे। मेरी समस्या यह है कि करोड़ों लोग अपने लालच को लेकर अपराध बोध से ग्रस्त हैं। यह उनके बचपन से बुढ़ापे तक चलता है। वे ज़िंदगी में मिलने वाली अच्छी चीज़ें चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों के अवचेतन में यह विचार मौजूद रहता है, आपको यह नहीं मिल सकती या आप इसे कभी नहीं खरीद पाएंगे। जब मैंने चूहा दौड़ से बाहर निकलने का फैसला किया तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मैं किस तरह इस चूहा दौड़ से बाहर निकल सकता हूँ ताकि मुझे दोबारा काम न करना पड़े। और मेरे दिमाग में जब जवाब और सुझाव अपने आप आ गए। सबसे मुश्किल चीज़ थी मेरे असली माता पिता की सीख कि हम इसे नहीं खरीद सकते, या केवल अपने बारे में ही मत सोचो, तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते। और इस तरह के शब्द जो मेरे लालच को दबाने के लिए मुझ में अपराध बोध भरते थे। तो आप किस तरह अपने आलस से जीत सकते हैं? इसका जवाब है थोड़े से लालच से। यह वह FM रेडियो स्टेशन है जिसका पूरा अर्थ है व्हाट इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है। व्यक्ति को बैठकर पूछना चाहिए, अगर मैं स्वस्थ, सेक्सी और आकर्षक हूँ तो इसमें मेरे लिए क्या है। यह मेरी ज़िंदगी कैसी होगी अगर मुझे फिर कभी काम न करना पड़े, या मैं क्या करूँगा अगर मुझे मनचाहा पैसा मिल जाए। इस थोड़े से लालच के बिना, कुछ बेहतर हासिल करने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं हो सकती। हमारी दुनिया इसलिए तरक्की करती जा रही है क्योंकि हम सभी एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हम कुछ बेहतर चाहते हैं, इसलिए नए आविष्कार होते हैं। हम स्कूल जाते हैं और मेहनत से पढ़ते हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते हैं। इसलिए जब भी आप किसी ऐसी चीज़ से कतरा रहे हों जो आपके हिसाब से आपको करनी चाहिए, तो आपको खुद से केवल यही पूछना चाहिए कि इसमें मेरे लिए क्या है। थोड़े लालची बने, यह आलस का सबसे बढ़िया इलाज है। परंतु बहुत ज़्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता क्योंकि हर चीज़ की अति बुरी होती है। परंतु वह याद रखो जो वॉल स्ट्रीट फिल्म में माइकल डगलस ने कहा था, लालच अच्छा होता है। अमीर डैडी इसे अलग तरीके से कहते थे, अपराध बोध लालच से ज़्यादा बुरा होता है क्योंकि अपराध बोध के कारण शरीर में से आत्मा निकल जाती है। और मेरे लिए एलिनोर रूजवेल्ट की कहावत सबसे अच्छी है, वही करो जो तुम्हें दिल से अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हारी हर बात में आलोचना होगी। वही करो जो तुम्हें दिल से अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हारी हर बात में आलोचना होगी। अगर तुम कोई काम करोगे तो भी तुम्हारी आलोचना होगी और तुम कोई काम नहीं करोगे तो भी तुम्हारी आलोचना होगी। कारण नंबर 4, आदतें। हमारी ज़िंदगी पर हमारी शिक्षा से ज़्यादा असर हमारी आदतों का पड़ता है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की फिल्म कानन देखने के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी श्वार्ज़नेगर जैसी हो। ज़्यादातर साथियों ने सहमति में सिर हिला दिया। मैंने तो यह सुना है कि एक समय वह वास्तव में दुबला और कमज़ोर सा था, दूसरे मित्र ने जोड़ा। हाँ, मैंने भी यह सुना है। एक और दोस्त ने कहा, मैंने सुना है कि वह हर रोज़ जिम जाता है और उसने वहाँ कसरत करने की आदत डाल ली है। हाँ, मुझे भी लगता है वह ऐसा करता होगा।
समूह के संकालू आदमी ने कहा, मुझे तो लगता है कि वह इसी तरह पैदा हुआ होगा। इसके अलावा हम अर्नल्ड की बातें कर ही क्यों रहे हैं? चलो बियर पिएं। यह एक उदाहरण है कि किस तरह से आदतें व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने अमीर डैडी से अमीर लोगों की आदतों के बारे में पूछा। सीधे जवाब देने के बजाय वे चाहते थे कि मैं इसे उदाहरण से सीखूं। अमीर डैडी ने पूछा, तुम्हारे डैडी अपने बिल कब चुकाते हैं? मैंने कहा, हर महीने की पहली तारीख को। क्या उनके पास काफ़ी कुछ बचता है? उन्होंने पूछा। बहुत थोड़ा, मैंने कहा। यही वह खास कारण है जिसके कारण उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, अमीर डैडी ने कहा। उनकी आदतें बुरी हैं। तुम्हारे डैडी सबको पहले पैसे देते हैं, वे खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं और ऐसा भी तभी करते हैं जब उनके पास कुछ बचा होता है। सामान्य तौर पर उनके पास कुछ नहीं बचता। मैंने कहा, परंतु उन्हें अपने बिल का भुगतान तो करना ही होता है, नहीं क्या? आप यह तो नहीं कहना चाहते कि उन्हें अपने बिल्स का भुगतान नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, अमीर डैडी ने कहा। मैं समय पर अपने बिल चुकाने में पूरी तरह विश्वास करता हूँ। मैं केवल खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ, सरकार को पैसे देने से पहले। परंतु तब क्या होगा जब आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं होगा? मैंने पूछा। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? मैं वही करता हूँ, अमीर डैडी ने कहा। मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ, चाहे मेरे पास कम पैसा हो। मेरे लिए सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरा संपत्ति वाला कॉलम। परंतु क्या सरकार के लोग आपके पीछे नहीं पड़ते? मैंने कहा। हाँ, अगर मैं उन्हें भुगतान न करूँ, अमीर डैडी ने कहा। देखो, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सरकार को पैसा न दिया जाए। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि खुद को सबसे पहले भुगतान दिया जाए, चाहे मेरे पास पैसा कितना ही कम क्यों न हो। परंतु आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने जवाब दिया। सवाल कैसा का नहीं है, सवाल क्यों का है, अमीर डैडी ने कहा। अच्छा, आप ऐसा क्यों करते हैं? प्रेरणा, अमीर डैडी ने कहा। अगर मैं उनका भुगतान नहीं करूं तो कौन ज़्यादा ज़ोर से शिकायत करेगा, मैं या मेरे लेनदार? आपके बजाय आपके लेनदार ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाएंगे, मैंने स्पष्ट विकल्प को चुनते हुए कहा। अगर आप खुद को पैसा नहीं देंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे। तो अब तुम देख सकते हो कि खुद को पैसे देने के बाद मेरे पास टैक्स चुकाने और दूसरे लेनदारों को पैसे देने का इतना ज़्यादा दबाव होता है कि मुझे आमदनी के दूसरे रास्ते खोजने ही पड़ते हैं। पैसे चुकाने का दबाव मेरी प्रेरणा बन जाता है। मैंने अतिरिक्त काम किया है और दूसरी कंपनियां शुरू की हैं, स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदे और बेचे हैं। हर तरह के काम सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि यह लोग मुझ पर न चिल्लाएं। इस दबाव के कारण मैंने ज़्यादा कड़ी मेहनत की है और मैं सोचने पर मजबूर हुआ हूँ। कुल मिलाकर इसने मुझे पैसे के मामले में ज़्यादा स्मार्ट और फुर्तीला बना दिया है। अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता तो मुझ पर कोई दबाव नहीं पड़ता, परंतु मेरे पास पैसा कभी नहीं होता तो सरकार या दूसरे लोगों को पैसे चुकाने का दबाव आपकी प्रेरणा बन जाता है। बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा। देखो, सरकारी पैसा वसूलने वाले लोग बहुत डरावने होते हैं। वैसे सामान्य तौर पर पैसा वसूलने वाले सभी लोग डरावने होते हैं। ज़्यादातर लोग इनसे डर जाते हैं, वे इन लोगों को पैसा दे देते हैं और खुद को कभी पैसा नहीं देते। तुमने उस 96 पाउंड के कमज़ोर आदमी की कहानी तो सुनी होगी जिसके चेहरे पर लोग बालू उछालते हैं। मैंने सिर हिलाया। मैंने कॉमिक्स में वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के बारे में दिया गया यह विज्ञापन देखा है। तो ज़्यादातर लोग इन डरावने पैसे वसूलने वालों को अपने चेहरे पर बालू उछालने देते हैं। मैंने डरावने लेनदारों के डर का इस्तेमाल खुद को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए किया है। बाकी लोग ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। खुद को यह सोचने के लिए मजबूर करना कि अतिरिक्त धन कहाँ से आएगा, जिम जाने की तरह है और वहाँ वज़न उठाने की तरह है। मैं अपने दिमाग की मांसपेशियों से जितना काम करता हूँ मैं उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जाता हूँ। अब मैं इन डरावने लेनदारों से ज़रा भी नहीं डरता हूँ। मुझे अमीर डैडी की बातें पसंद आ रही थी। तो अगर मैं पहले खुद को पैसे देता हूँ तो मैं आर्थिक और मानसिक दृष्टि से ज़्यादा मजबूत हो सकता हूँ। अमीर डैडी ने सहमति में सिर हिलाया। और अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता हूँ या बिल्कुल भी पैसे नहीं देता तो मैं कमज़ोर हो जाता हूँ। इसलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने वाले और मकान मालिक जैसे लोग मुझे ज़िंदगी भर इधर उधर ठोकर मारते रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के बारे में मेरी आदतें अच्छी नहीं हैं। अमीर डैडी ने सिर हिलाया, 96 पाउंड के कमज़ोर आदमी की तरह। कारण नंबर 5, जिद। जिद अहंकार और अज्ञान का मिला जुला रूप है।
जो मैं जानता हूँ उससे पैसा आता है, जो मैं नहीं जानता उसके कारण पैसा मैं खोता हूँ। हर बार जब मैंने जिद की है मैंने पैसा गंवाया है। वह इसलिए क्योंकि जब मैं जिद करता हूँ तो मैं दरअसल यह भरोसा करता हूँ कि मैं नहीं जानता वह महत्वपूर्ण नहीं है। अमीर डैडी मुझे अक्सर बताया करते थे। मैंने पाया कि कई लोग जिद का प्रयोग अपने अज्ञान छुपाने के लिए भी करते हैं। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अकाउंट्स या निवेशकों से चर्चा करता हूँ तो ऐसा अक्सर करता हूँ। वे चर्चा में अपनी जिद के आधार पर जितना जीतना चाहते हैं। मैं समझ जाता हूँ कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसके बारे में उन्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं है। वे झूठ नहीं बोल रहे होते हैं परंतु वे सच भी नहीं बोल रहे होते हैं। धन, फाइनेंस और निवेश की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें यह पता ही नहीं होता है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। पैसे के उद्योग में ज़्यादातर लोग सेकंड हैंड कार के सेल्समैन की तरह व्यवहार करते हैं। जब आप जानते हो कि आप किसी विषय में अज्ञानी हैं तो उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को ढूंढकर या उस विषय पर कोई अच्छी पुस्तक पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। और आगे और ज़्यादा जानकारी के लिए लास्ट भाग आपका इसको सुनना चाहिए। थैंक यू। वेलकम।